नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु जो आईटी ट्रेड चल रही है, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज जो जो ट्रेड चल रही है, उसके बारे में आज अपन यहाँ पर चर्चित जो भी टॉपिक है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज अपन बात करने वाले हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चालू ट्रेड आईटी और आईटीईएस की लेवल फर्स्ट यानी कि 9वीं क्लास की जो मुख्य बिंदु है सूचना प्रौद्योगिकी जो सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस बिंदुओं को। तो पहला बिंदु तो यही है कि कंप्यूटर होता क्या है। देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो मिश्रण समझ सकते हो आप, या फिर जो डिवाइसेस होते हैं उनका सम्मिश्रण को आप क्या कर सकते हो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो सम्मिश्रण होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। ये बोल रहा है मैं एक कंप्यूटर हूँ। तो कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत ज्ञान अपन इकट्ठा करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि पोस्ट होगा, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा। जैसे आप पावर को ऑन करते हो तो यहाँ पर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा, और इसे कंप्लीट होने के बाद में आपका जो सिस्टम है वो बायोस के लिए आगे चला जाता है। यानी कि सबसे पहले जो पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, इससे मदरबोर्ड चेक होता है, और जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि बायोस जब चेक होता है तो बायोस से क्या कंप्लीट होता है, तो बायोस से कंप्लीट होता है आपके डिवाइसेस, यानी कि जितनी भी डिवाइसेस इस पे लगी हुई है वो सारे के सारे डिवाइस चेक करने का काम कौन करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि बायोस। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं सीमोस की, जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इसमें क्या होता है कि जितने जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो चेक इसमें होती है। अब बूटिंग की बात कर लेते हैं। बूटिंग में आपके जो भी सिस्टम है, आपका जो भी कंप्यूटर है, जो भी पीसी है, उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए जो होता है वो होता है बूटिंग। यानी कि बूटिंग में वो सब कुछ चेक होता है। जैसे कि मान के चलिए एंड्रॉयड जो सेटअप्स, जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं उनमें एंड्रॉयड सिस्टम मान के चलिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में अपन मेजरली दो चीजों की बात करते हैं। पहला है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस पर अभी आप ये सब कुछ देख पा रहे हो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर बने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोलते हैं, उसमें चल रही है। उसके बाद में आपका सिस्टम ऑन हो जाता है। तो ये प्रोसेस होती है आपके किसी भी सिस्टम को ऑन करने की, यानी कि मदरबोर्ड चेक होगा, डिवाइस चेक होगी, फिर कॉन्फ़िगरेशन चेक होगी, उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम चेक होगा, और उसके बाद में आपका सारा का सारा जो है सिस्टम चालू हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं अपन कि आखिर जैसे अपन कंप्यूटर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर कंप्यूट प्लस ईआर यानी कि कंप्यूट सबसे बना है। इसे लैटिन भाषा में भी बोल सकते हो आप कि कंप्यूटर एक लैटिन भाषा का शब्द है, या फिर एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, आप इसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, यानी कि कैलकुलेशंस करना, कैलकुलेशंस परफॉर्म करना। किसका अर्थ निकलता है, कंप्यूट का अर्थ निकलता है। जबकि ईआर की अगर अपन बात करते हैं तो किसी भी वस्तु विषय को कर्ता बनाने के लिए इसके पीछे ईआर शब्द को तक लगाया जाता है। तो यहाँ पर कंप्यूट और उसके पीछे ईआर लगाने पर कंप्यूटर हो जाता है। ये कंप्यूट का अर्थ होता है गणना, और कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करने वाला। तो चलिए इसकी परिभाषा को एक बार ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर अपन ऐसे परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्यूटर। अपन ने देखा कि कंप्यूटर में सबसे अहम भूमिका निभाने के लिए आपके सामने यूजर होता है। यूजर उसमें कुछ भी इंटर करता है, यानी कि इनपुट देता है। उसके बाद में वो सारा का सारा अपने आपके कंप्यूटर में प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद में जो भी उसके हिसाब से डिजायर आउटपुट होगा वो आउटपुट आपके सामने प्रदर्शित कर दिया जाएगा, और भविष्य में आप उसको उपयोग में ले सको या फिर उसका आप इस्तेमाल कर सको, उसके लिए आपके लिए वहां पर स्टोर भी कर दिया जाता है। जैसे कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हूँ, कंप्यूटर कहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हूँ जो कि इनपुट के रूप में तो डेटा स्वीकार करता है और दिए गए निर्देशों के अनुसार डेटा को प्रोसेस भी करता है और उसे सूचना में परिवर्तित करता है। डेटा
वो सूचना को भविष्य में उपयोग करने के लिए स्टोर भी करता है। साथ ही प्रोसेस किए गए परमाणुओं या फिर प्रोसेस किए गए परिणामों को आवश्यकता अनुसार आउटपुट के रूप में भी निर्गत या फिर आउटपुट के रूप में भी आपके सामने पेश करता है। तो ये एक कंप्यूटर का मुख्य कार्य हो गया। तो इसमें से जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं कि कंप्यूटर का जो भी नाम है वो लैटिन भाषा का है या इंग्लिश भाषा का है, कंप्यूटर की परिभाषा कौन सी है, कंप्यूटर का जो वर्क फ्लो है वो किस प्रकार से होता है। तो यूजर इनपुट देता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट में परिवर्तन आउटपुट होता है, उसके बाद में स्टोर हो जाता है। तो यही इसका एक प्रोसेस है। तो अब बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग अपन क्यों करना चाहते हैं, अपन को ये पढ़ने की आवश्यकता क्यों है और अपन इसे पढ़ क्यों रहे हैं। केवल गणना या डाटा स्टोर करने के लिए नहीं, इसे केवल गणना या डेटा स्टोर करने तक ही सीमित नहीं रखा गया है। वर्तमान में अपन जिस भी सूचना को या फिर डेटा को प्राप्त करते हैं वो काफी हद तक यानी कि काफी ज्यादा लेवल पर अभी पहुंच चुका है। यानी कि वेबसाइट्स बनाना, वेब एप्लीकेशंस के लिए, सोशल मीडिया जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं, जितने भी सोशल मीडिया है जैसे कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो गया, आपके अन्य सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे हो गया, वो सब किसके पार्ट है, आईटी के पार्ट है। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल भेजना, प्राप्त करना, उसके हिसाब से किसी भी कंपनी को मैनेज करना, और कंपनी का डेटाबेस हो गया, संचार व नेटवर्किंग हो गया, साइबर सुरक्षा से संबंधित जो भी कंटेंट है वो सब हो गया। उसके बाद में बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान करना, जैसे कि आप अभी इस पीपीटी के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, ये भी एक आईटी का ही भाग है। चिकित्सा विज्ञान में गंभीर समस्याओं का समाधान खोजना और रिसर्च व अनुसंधान टेस्टिंग हेतु भी आप इसका उपयोग करते हो। तो ये तो कुछ बेसिक्स हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं कंप्यूटर का ढांचा या आंतरिक बनावट किस प्रकार की होती है। बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, हाउ वी कैन इवन अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस और आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। तो अपन इसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जैसे कि कोई भी उपयोग करता है, यानी कि मैं एक यूजर हूँ और मुझे कंप्यूटर का उपयोग करवाना है, तो मेरे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस होगी और आउटपुट डिवाइसेस होगी। इसके मध्य जो कनेक्शन यानी कि जो हब आपको देखने को मिलता है वो है एक सीपीयू। यानी कि सीपीयू के अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इनपुट डिवाइसेस के रूप में आप किसको जान सकते हो, तो आप कीबोर्ड को, माउस को, स्कैनर को, जॉयस्टिक को इनपुट डिवाइसेस के रूप में जान सकते हो। और यही इनपुट डिवाइस कनेक्ट होती है किसी भी मदरबोर्ड से जिसके अंदर सीपीयू वगैरह जिसे अपन सीपीयू के रूप में देखते हैं, ठीक है ना। सीपीयू, और उस सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, मेमोरी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अंदर डेटा आता है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है और आउटपुट के रूप में आपको प्राप्त होता है। यानी कि इनपुट डिवाइसेस से प्राप्त जो भी सूचना या जानकारी यूजर सेंड करता है, उपयोगकर्ता सेंड करता है कंप्यूटर के अंदर, वो इनपुट डिवाइसेस के रूप में कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करती है, डेटा के रूप में कंप्यूटर में प्रवेश करती है, और जैसे ही आउटपुट देने से पहले वो इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और आउटपुट के रूप में आप उसे कहाँ कहाँ प्राप्त कर सकते हो, तो मॉनिटर की स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हो, प्रिंटर के रूप में प्राप्त कर सकते हो, और स्पीकर के रूप में आप उसे प्राप्त कर सकते हो, और अगर आप हेडफोन पहने हुए हो तो हेडफोन के रूप में भी आप उसे प्राप्त करते हो। तो कंप्यूटर का ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है जिसे आपको जिसका आपको जानकारी होना आवश्यक है। इसको ही मैंने शॉर्ट फॉर्म में नीचे लिख रखा है। यूजर के द्वारा इनपुट प्रदान किया जाएगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट के रूप में आपको जो भी सूचना है वो मिल जाएगी और आप इसे भविष्य के लिए भंडारण कर सकते हो। और ये भंडारित कहाँ होती है, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क जैसी बड़ी सी मेमोरी इसमें होती है डिवाइसेस में। उसके बाद में अपन कंप्यूटर का वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का वर्गीकरण दिया है दो आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, तो सामान्य उद्देश्य और स्पेशल यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हो जाते हैं आपके विशिष्ट आधार पर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हो जाता है। जनरल में मतलब कि सभी कार्य उसमें एक समान रूप से किए जा सकते हैं, लेकिन स्पेशल की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें केवल जैसे कि मेडिकल क्षेत्र में हो गया, किसी भी वेदर कास्टिंग फोरकास्टिंग के लिए हो गया, ये सब स्पेशल में आ जाएंगे। उसके अनुसार अगर मैं बात करता हूँ अनुप्रयोग के आधार पर, तो एनालॉग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर में इसको तब्दील या रूपांतरित कर दिया जाता है। एनालॉग में भौतिक जो भी क्रिया वगैरह होती है, भौतिक संरचनाएं वगैरह होती है, कंप्यूटर में भौतिक रूप से जो भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो वो सब होते हैं। जैसे कि अपन को स्पीडोमीटर से किसी भी चीज की नापनी है, या फिर टेम्परेचर मापने के लिए आप इस्तेमाल करने वाले जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सब इसमें होते हैं। आपकी हार्ट बीट वगैरह, यानी कि ये
केवल एक ही चीज के लिए बने होते हैं। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर की अगर अपन बात करते हैं, जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलता है, इसमें स्पेशल क्या है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से चलता है और दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप देखने को मिलता है तो वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आप चलो आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में रूपांतरित या परिवर्तित या फिर बांटा जा सकता है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर से प्रारंभ होकर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर सुपर कंप्यूटर पे जाके रुकता है। इसमें सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर होता है, फिर मिनी कंप्यूटर होता है, फिर मेन फ्रेम और फिर उसके बाद में सुपर कंप्यूटर होता है। तो इस प्रकार से इनको रूपांतरित किया जाता है। जिस व्यक्ति का आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे हो वो एक आदमी है, उसका नाम क्या है, तो चार्ल्स बेबेज। ये पूछ रहे हैं कि आप मुझे जानते हो, तो हमने कहा जी हम आपको जानते हैं, आपका नाम है चार्ल्स बेबेज और आप कंप्यूटर के जनक हो। तो ये बोल रहे हैं मुझे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है और मैंने ही डिफरेंस इंजन को 1822 में और एनालिटिकल इंजन को 1837 में आविष्कार किया था। तो इन्होंने क्या किया कि डिफरेंस इंजन बनाया 1822 में और एनालिटिकल इंजन 1837 में बनाया। इनके मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र द्वारा ही एनालिटिकल इंजन को कंप्लीट किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम के प्रकार, जो कि हार्डवेयर के रूप में अपन जानकारी इकट्ठा करने वाले थे। तो हार्डवेयर कंप्यूटर मशीन तथा कल पुर्जों को ही हार्डवेयर कहते हैं, जिसे अपन टच कर सकते हैं। वट एवर वी कैन इवन टच दैट आर नोन एज द हार्डवेयर। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस को अपन टच कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइसेस को अपन टच कर सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस को आप टच कर सकते हो, सीपीयू को आप टच कर सकते हो। ये सब पार्ट किस में आते हैं, तो ये सब पार्ट आते हैं हार्डवेयर में। अब दूसरा पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, दूसरा प्रकार होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब कि कंप्यूटर के अंदर चलने वाले प्रोग्राम जिन्हें हम छू नहीं सकते, वो सब क्या है, वो है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि कोड आ गया, प्रोग्राम आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया। सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कोड। आपको पता ही है कि बहुत सारे जो सेट्स होते हैं इंस्ट्रक्शंस के, यानी कि सूचनाओं को जो निर्देशों के जो गुच्छे होते हैं उन्हें कोड कहते हैं। उसके बाद में सेट ऑफ द कोड्स आर कॉल्ड प्रोग्राम्स। जो भी सेट होते हैं यानी कि गुच्छे होते हैं, उसके बाद में प्रोग्राम के समूह को अपन सॉफ्टवेयर कहेंगे, यानी कि निर्देशों के समूह को तो कोड कहेंगे, कोड्स के समूह को प्रोग्राम और प्रोग्राम के समूह को अपन सॉफ्टवेयर कर देंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ भागों में परिवर्तित होते हैं, जो कि है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नमस्कार। अब अपन जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर में। कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो समझते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर को। कंप्यूटर के हार्डवेयर कुछ इस प्रकार से हैं। इनपुट यूनिट हो गया, तो मैं एक इनपुट यूनिट हूं और मैं ही आपकी सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करवाती हूँ। तो इनपुट डिवाइस में अपन को पता चला कि टाइपिंग डिवाइसेस हो गया, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस में माउस हो गया। कीबोर्ड आपको पता ही है, जिस पर बहुत सारी की एस से जेड तक की और 1 से 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की, उसके बाद में कॉम्बिनेशन की वगैरह होता है। ये सारा सारा कीबोर्ड है। पॉइंटिंग डिवाइस की अगर मैं बात करता हूँ तो पॉइंटिंग डिवाइस में माउस आ गया, ट्रैक बॉल आ गया, लाइट पेन आ गया, जॉयस्टिक और टच स्क्रीन आ गया। यानी कि माउस के हिसाब से जो भी पॉइंटिंग डिवाइस आप देख रहे हो, अभी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ये सब किसका उदाहरण है, तो ये सब पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। स्कैनिंग की बात अगर मैं करता हूं तो स्कैनिंग डिवाइसेस में क्या आता है, तो स्कैनर आता है, बायोमेट्रिक्स मशीन आती है जो कि आप इमित्रा पर आसानी से देख सकते हो। ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मैग्नेटिक इंक और जो आपके MICR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, जो फिर बार कोड रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, या फिर क्विक रेस्पॉन्स जो QR कोड होता है, वो सब ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन होते हैं। मीडिया इनपुट की अगर मैं बात करता हूं तो माइक्रोफोन, वेबकैम, ग्राफिकल टैबलेट, ये सब इसके घोतक या फिर उदाहरण है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं अन्य में, जैसे कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन हो गया, सेंसर्स हो गया, डिजिटल कार्ड्स वगैरह, कार्ड रीडर वगैरह, ये सब किसके उदाहरण है, ये भी एक तरह से इनपुट डिवाइस के ही उदाहरण है। अब सेंसर की अगर मैं बात करता हूँ तो लाइट इमिटिंग सेंसर जो कि आपके मोबाइल में होता है, जैसे आप आपके मोबाइल को कान पर लगाते हो, उसका ऑटोमेटिक ही फ्लैश ऑफ हो जाता है, यानी कि स्क्रीन ऑफ हो जाती है। वहां पर एक सेंसर होता है छोटा सा, जो कि आपका लाइट इमिटिंग सेंसर होता है। तो इस प्रकार से
सेंसर भी किसका घोतक है, इनपुट डिवाइसेस का घोतक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस की। अब आउटपुट डिवाइस में आप क्या प्राप्त करने वाले हो, तो जो भी जानकारी कंप्यूटर के द्वारा बनाई जाएगी, इनपुट के द्वारा जो भी जानकारी प्रवेश करने के बाद में सीपीयू या फिर मदरबोर्ड के कलपुर्जों के द्वारा या फिर कंप्यूटर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाएगा, उसी इंफॉर्मेशन को आप किस रूप में प्राप्त करते हो, आउटपुट के रूप में प्राप्त करने वाले हो। तो ये सब कहाँ पर मिलने वाला है, तो आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से आपको उनके उन डिवाइसेस पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के रूप में दो चीजें आपको देखने मिलती है। पहला है हार्ड कॉपी के रूप में आपको प्रिंटर, प्लॉटर और फ्लैक्स मिलते हैं, ठीक है, फ्लैक्सी। प्रिंटर से आप आउटपुट के रूप में प्राप्त करने वाली जानकारी को, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर सकते हो। प्लॉटर से और फ्लैक्स से भी आप ये कार्य कर सकते हो। उसके बाद में आपके सामने है यहाँ पर मॉनिटर। तो मॉनिटर से सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होती है। एलईडी, एलसीडी और स्मार्ट बोर्ड से आपको सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होती है। प्रोजेक्टर के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से आपको सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होती है। तो ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनपुट और आउटपुट डिवाइस कुछ इस प्रकार से रूपांतरित किए गए हैं। और अब मैं बात करने वाला हूँ आउटपुट यूनिट में। अब मैं बात करने वाला हूँ आउटपुट यूनिट में प्रिंटर की। तो प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर आ जाता है, उसके बाद में लाइन प्रिंटर आ जाता है। कैरेक्टर प्रिंटर में होता है कि एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट होगा। उसके बाद में लाइन प्रिंटर में एक बार में एक लाइन प्रिंट होती है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में काफी अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि पेज प्रिंटर हो गया। तो पेज प्रिंटर में भी कुछ कैटेगरीज बनी हुई है, जिसमें एक साथ में एक पेज प्रिंट होता है। यानी कि आप कई मल्टी फंक्शनल प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इंकजेट प्रिंटर का, थर्मल प्रिंटर का, लेजर प्रिंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ प्रिंटर के उदाहरण है। स्टोरेज यूनिट की अगर मैं बात करता हूं, तो मैं भंडारण इकाई हूं जो कि आपके डेटा व सूचना को भविष्य में उपयोग हेतु संभाल कर रखता है। जैसे कि फोटोज हो गया, वीडियोस हो गया, डॉक्यूमेंट आदि, ये सब किसके उदाहरण है, तो ये सब उदाहरण है स्टोरेज डिवाइस के। तो स्टोरेज डिवाइस में भी अपन दो स्टोरेज डिवाइस का प्राथमिकता से पढ़ने वाले हैं दोनों को। पहली तो है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में स्थायी और अस्थायी दो मेमोरीज को अपन देखने वाले हैं। तो अस्थायी मेमोरी को बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, जो कि अब आपके सामने देखने को मिलेगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे अपन रैम बोलते हैं। रैम के दो भाग होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। जिसको बार बार रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है वो है डायनेमिक रैम, और जिसे बार बार में रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्टैटिक रहती है, तो वो है स्टैटिक रैम। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थायी मेमोरी की। तो स्थायी मेमोरी में रोम आता है। उसके बाद में रोम के कई भाग आएंगे, जैसे कि प्रोम आ गया, ईपी रोम आ गया, ईईपी रोम आ गया। तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी, और इसके बाद में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और उसके बाद में इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये इसके कुछ कैटेगरीज हो गए। उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी की अपन बात कर लेते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज आता है, जिसमें फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क आती है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क किस में आती है, तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में। ये सब मैग्नेट की बनी होती है। ऑप्टिकल स्टोरेज में सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क आती है, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो गया, और ब्लूरे यानी कि बीआर डिस्क हो गया, ठीक है। ये सब किसके उदाहरण है, तो ये ऑप्टिकल स्टोरेज के उदाहरण है। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में स्थायी और अस्थायी मेमोरी को अपन ने देखा। सेकेंडरी मेमोरी में अपन ने क्या देखा, मैग्नेटिक स्टोरेज मेमोरी, ऑप्टिकल स्टोरेज मेमोरी और इलेक्ट्रॉनिकल स्टोरेज मेमोरी। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मेमोरी में पेन ड्राइव आता है, सीडी कार्ड जो आप, एसडी कार्ड वगैरह जो आप देखते हो वो सब आते हैं। फ्लैश मेमोरीज किसके उदाहरण है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के उदाहरण हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मूव की, जो कि आपके सामने निकल कर आता है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे एग्जाम में, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। सीपीयू क्या है, पहला तो क्वेश्चन ही यही आता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा क्वेश्चन बनता है सीपीयू
कंप्यूटर से किस प्रकार से संबंधित है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है लॉजिकल जो भी रीजनेबल काम होते हैं उसको कंट्रोल करता है, रीजनेबल काम को परफॉर्म करता है और फिर किसी रजिस्टर के रूप में स्टोर करता है। तो इसलिए इसका काफी ज्यादा महत्व है। दूसरी काम क्या है, तो दूसरा इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है, तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर नोन एज द सीपीयू। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, सीपीयू जी आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि कुछ लोग इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सोचने और नियंत्रण की खूबी है। सोचने का मतलब यह नहीं है कि कुछ भी कर सकता है, नहीं। यूजर जो भी इसमें यूजर जो भी इसमें इनपुट डालेगा उसके अकॉर्डिंग ये सोचेगा और उसके अकॉर्डिंग नियंत्रण करेगा। ठीक है, तो इसकी खूबी और मेरा कार्य क्या है, कंप्यूटर के अनेकों कार्यों को नियंत्रण और निष्पादित करना। कार्य को क्या करता है, नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करता है, और निष्पादित यानी कि आगे बढ़ाता है। तो इसके पार्ट देख लेते हैं। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। पहला तो है कंट्रोल यूनिट आ गया, दूसरा है एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट आ गया। उसके बाद में मेमोरी में कौन सी मेमोरी आती है, तो मेमोरी में रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी इसी के भाग हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करते हैं। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने का काम करती है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करता है। अब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को अगर अपन जानकारी इसके बारे में हासिल करने वाले हैं, तो आपको पता ही है, तो कंप्यूटर के अंदर चलने वाले प्रोग्राम जिन्हें अपन टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कोड। आपको पता है, निर्देशों के समूह को कोड कहते हैं। सेट ऑफ कोड्स इज नोन एज द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्रामों के समूह को कोड्स का जो भी आपके कोड्स के समूह है उसको प्रोग्राम कहते हैं। सेट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम के सेट यानी कि समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये आपको बता दिया गया है। अब कोई भी जो भी हार्डवेयर है, कोई भी हार्डवेयर स्वयं निष्पादित नहीं कर सकता स्वयं के किसी भी कार्य को। तो किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए हार्डवेयर को निर्देश दिया जाना जरूरी है, और यह निर्देश किसके माध्यम से दिया जाता है, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया जाता है। तो चलिए, सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सॉफ्टवेयर में 3 भाग अपन को मेजरली पढ़ने हैं। वैसे तो बेसिकली इसके 2 ही भाग होते हैं सॉफ्टवेयर के। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन अगर आप इसे अलग से पढ़ना चाहो तो भी काफी मजेदार है। तो अपन पढ़ने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किस प्रकार से काम करता है, आपको पता है कि पूरे पूरे सिस्टम को जो हैंडल करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे तो किसके अंदर होंगे, वो सब कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर होंगे। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, मेजरली ये दिक्कत है। तो सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से हार्डवेयर को कार्य करवाने के हेतु बनाए जाते हैं, और ये कंप्यूटर उपयोग करता है, यानी कि यूजर के बीच में किसका काम करते हैं, मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर महज एक प्लास्टिक का या टिन का डिब्बा है, ये आपको पता होना जरूरी है। तो हार्डवेयर से काम करवाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये हार्डवेयर है। इससे काम करवाना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अपन इंस्टॉल करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पे रन करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद में कौन इस पर काम कर सकता है, तो यूजर यानी कि उपयोगकर्ता, यानी कि मैं या आप। ठीक है, तो लोकल यूजर को किससे जानकारी होनी है, केवल लोकल यूजर को किसके बारे में सूचना प्राप्त होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, न कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि इंटरेक्टिव कौन है, यूजर किससे संबंधित है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर से संबंधित है और सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से संबंधित है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं बात कर लेता हूं उदाहरण की, जो कि डीओस हो गया, यानी कि जिसे डोस बोलते हैं, विंडोज हो गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता ही है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद में लाइनेक्स हो गया, उसके बाद में यूनिक्स हो गया। यह सब किसके उदाहरण है, यह सब है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण। तो आपको पता चल गया आप सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में।
तो पहले बात कर लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में बेसिकली आता क्या क्या है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आते हैं, ऑपरेटिंग जो सिस्टम्स होते हैं वो सब इसी में आते हैं। यूटिलिटी की बात अगर मैं करता हूँ तो डिस्क रिकवरी का जो सॉफ्टवेयर आता है, आपका हार्ड डिस्क अगर करप्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है, तो जिस सॉफ्टवेयर में आप उसको रिकवर करोगे वो सब किसमें, यूटिलिटी प्रोग्राम में आते हैं। डेटा बैकअप के चाहिए, आपका पेन ड्राइव में से डेटा खत्म हो गया, उसका बैकअप चाहिए, आपको यूटिलिटी प्रोग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंटीवायरस किस में आता है, तो एंटीवायरस भी यूटिलिटी प्रोग्राम में आता है। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन किस में आता है, तो ये भी यूटिलिटी प्रोग्राम का ही हिस्सा है। उसके बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, बेसिक, कोबल, फ्रंट एंड, फोर्ट्रेन, तो ये सब किसमें है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किसकी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की पार्ट है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे कि कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया, जो कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीनी भाषा में तब्दील करता है, लो लेवल लैंग्वेज में कंप्लीटली ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात अपन ने कर ली थी, विंडोज हो गया, मैक, एंड्रॉइड, लिनक्स, ये सब किसके भाग है, तो ये सब किसके भाग है, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके, तो ये सब किसके भाग है, तो ये सब किसके भाग है, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग। अब बात करने वाले हैं अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चलाया गया ऑफिस सूट हो गया, लिब्रे ऑफिस सूट हो गया, गूगल सूट हो गया, एपीएस सूट, ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अपन देखने वाले हैं मेजरली जो भी काम करते हैं, आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करते हैं, लिब्रे ऑफिस पे काम करते हैं, और मेजरली 3-4 जो आपके सॉफ्टवेयर हैं उनका ही आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, उनको ही आपको इसमें जानना पड़ता है। तो पहला वर्किंग देख लेते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की यदि मैं बात करता हूं तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर मैं बात करता हूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आता है। और वहीं पर लिब्रे ऑफिस में कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो राइटर जो है वो लिब्रे ऑफिस का लिब्रे राइटर एक तरह से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी आती हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट में तो अपन बात करते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जिसमें अपन बहुत सारे सीट्स वगैरह बनाते हैं। एक्सेल में अपन आप बहुत सारी काम करते हैं जो कि डेटा से संबंधित भी होता है। ठीक है, उसके बाद में लिब्रे ऑफिस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें लिब्रे कैल्सी आता है, जो कि सेम किसकी तरह काम करता है, एक्सेल की तरह काम करता है, और उससे बोलते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम। वहीं पर मैं बात करता हूं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स की, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, और इम्प्रेस की बात करता हूं तो लिब्रे ऑफिस में ये आ जाता है। वहीं पर डेटाबेस की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सेस एमएस ऑफिस का, और बेस लिब्रे ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है। आपको सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है जानने की वो है कि ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो ओडीएफ होता है वो किसमें चलता है, तो लिब्रे ऑफिस में चलता है। यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो लिब्रे ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर में आप उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है, आपको पता होना जरूरी है कि लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट रूप से क्या होता है, तो ओडीएफ यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो ये कुछ मेजर कंपैरिजन था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लिब्रे ऑफिस के बारे में, आपको ये भी जानकारी आवश्यक थी। उसके बाद में सॉफ्टवेयर में तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अपन ने बात कर ही ली थी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग है, लेकिन अगर अलग से पढ़ना चाहते हो तो डिस्क रिकवरी, डेटा बैकअप, एंटीवायरस, डिस्क फ्रेगमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ड्राइवर, जो डिस्क ड्राइवर्स होते हैं वो सब कुछ, इंटरनेट ब्राउजर्स, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के उदाहरण है। अगर इसमें से कुछ आ जाए तो आपको बताना है कि ये भाग किसका है, यूटिलिटी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का है। उपयोगिता, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज क्या होता है कि ये ऐसे टूल होते हैं या ऐसे टूल हैं जो कंप्यूटर सिस्टम की जो उपलब्धता या प्रोडक्टिविटी है, दक्षता, एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता, फंक्शनैलिटी है, या फिर रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस को बढ़ाने के लिए जो विशिष्ट रूप से कार्य करता है वो कौन है, तो वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। तो याद रह जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये कुछ आपके सामने है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैं दावा करता हूं कि आपको केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि यूजर को किससे सबसे ज्यादा काम होता है, तो वो सब कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को उसको ज्यादा जानकारी रहना या रखना कोई उपयोगिता
इसके लिए नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके बारे में आपको बता दिया गया है। यहाँ पर देखने को मिलता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके बारे में आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां जो कि 1945 से वर्तमान तक चली आ रही है, तो उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1945 से करंट टाइम तक है, तो देखने को मिलती है। प्रथम पीढ़ी आई थी आपके देखने को मिलती है 1945 से 1956 तक इसका जो है टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन रहता है 1945 टू 1506 तक। तो ये सबसे बड़े कंप्यूटर होते थे, कमरे के आकार या उससे भी अधिक होते थे और अधिक बिजली खपत, ज़्यादा महंगे और गर्मी अधिक पैदा करते थे। तो ये इसका क्या है कि एक डिसएडवांटेज रहा जो कि नेक्स्ट पीढ़ी को जनरेट करने के लिए काफ़ी था। टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, तकनीक की यदि मैं बात करूँ, तो इसमें सबसे जो जानकार चीज़ है वो वैक्यूम ट्यूब आई थी, यानी कि सबसे फर्स्ट में जो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था वो थी वैक्यूम ट्यूब। तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले जो भी कंप्यूटर आया था वो कौन सा कंप्यूटर था, तो वो सबसे पहला वाला कंप्यूटर था। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें सबसे पहले जो टेक्निक थी वो है वैक्यूम ट्यूब। भंडारण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कंप्यूटर भाषा की आपसे कोई पूछे तो स्पीड जो मशीन भाषा है, मशीन लैंग्वेज है, वो सारी किसमें आई थी, वो आई थी आपके प्रथम पीढ़ी में। स्पीड की बात करते हैं तो काफ़ी धीमी स्पीड थी, आउटपुट के रूप में काफ़ी टाइम लग जाता था। इनपुट कब देते थे तो आउटपुट कब आता था, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं था। अब सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, 1956 से 1963 के आसपास तक आपके जो कंप्यूटर की साइज हैं वो थोड़ी छोटी हो गई, आकार जो कमरे के आकार के बनने लगे या कुछ उससे भी कम। बिजली की खपत काफ़ी हद तक कम हो गई और ज़्यादा महंगे तो थे लेकिन साथ ही ये गर्मी भी थोड़ी कंट्रोल में पैदा करते थे, यानी कि उत्पन्न करते थे। अगर मैं ट्रांजिस्टर की बात करता हूं तो ट्रांजिस्टर जो आए थे वो सेकंड पीढ़ी की देन है। ट्रांजिस्टर भंडारण के लिए मैग्नेटिक टेप या डिस्क का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर कंप्यूटर भाषा यानी कि असेंबली का इस्तेमाल होता था, हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। परफॉर्मेंस या फिर स्पीड की बात करें तो ठीक ठाक स्पीड ये देने लग गए थे। तीसरी पीढ़ी की बात करता हूँ यदि मैं 1963 से 71 की, तो ये थोड़े और कमरे के आकार से थोड़े छोटे थे और कम साइज में आ जाते थे। अधिक बिजली खपत तो अभी भी जारी थी लेकिन थोड़ी कम मात्रा में बिजली का उपयोग करते थे। पहले वाले कंप्यूटर्स की तुलना में महंगे थोड़े कम थे और वहीं पर गर्मी जो है उसमें थोड़े कंट्रोल इन्होंने पाया। टेक्निक की अगर मैं बात करता हूँ, टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ तो इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि आगे चलकर काफ़ी हद तक आपके उपयोग में लिए गए होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आप अभी वर्तमान समय में माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर किसकी देन है, तो तीसरी पीढ़ी की देन है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी की देन है, तो आपको पता होना चाहिए थर्ड जनरेशन की देन कौन सी है, माइक्रो प्रोसेसर है। मैग्नेटिक कोर जो है वो भंडारण यानी कि स्टोरेज डिवाइस के रूप में जानी जाती है, तो वो सारे इसी में है। अगर मैं बात करता हूं कंप्यूटर भाषा, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज में बेसिक्स जैसी जो भाषाएं आई हैं वो सारी थर्ड जनरेशन में आई है। उसके बाद में स्पीड काफ़ी अच्छे इंक्रीज हो गई, काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गई और माइक्रो प्रोसेसर इसी की देन है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं चौथी पीढ़ी की जो कि 1971 से 89 के आसपास आपको देखने को मिलती है। उसमें ऐसे कंप्यूटर बना दिए गए जो आप उठा सकते हो, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आपको सक्षम हो। ऐसे टेबल जितने बड़े आपको कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। बिजली की खपत जो है, बिजली की खपत काफी हद तक कम हो गई, कम महंगे थे। नियंत्रण जो है बिजली का नियंत्रण था, गर्मी पैदा करते थे, काफी नियंत्रित रूप से पैदा करते थे। टेक्निक में जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी कि अब जो आईसी है उसको और भी छोटे भाग में कन्वर्ट कर दिया गया है। सेमीकंडक्टर मेमोरी इसी चौथी पीढ़ी में आई थी। हाई लेवल लैंग्वेज में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ, बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज भी आई, स्पीड काफ़ी फास्ट हो गई। पर्सनल कंप्यूटर इसी समय पब्लिक में आए थे, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर को पब्लिक के लिए ओपन कब किया गया था, तो चौथी पीढ़ी में। पांचवी पीढ़ी की बात करते हैं तो ऐसे कंप्यूटर आए थे जिसे आप पहन तक सकते हो, यानी कि इतने छोटे कंप्यूटर हो गए जिसको आप अपने हाथ में पहन सकते हो, घड़ी के रूप में पहन सकते हो, अपने अंगूठे के रूप में पहन सकते हो, ठीक है।
तो ये सब किसका कंप्यूटर की बात कर रहे हैं अपन, 5 पीढ़ी के या 5 जनरेशन की कंप्यूटर की बात कर रहे हैं अपन, सबसे छोटे कंप्यूटर इसी में। ठीक है, टेक्निक में की अगर मैं बात करता हूँ तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट इसी में आए थे। भंडारण के लिए क्लाउड स्टोरेज और आर्टिफिशियल डिस्क का इसमें प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद में अगर मैं कंप्यूटर भाषा की बात करूँ तो KIPS यानी कि नॉलेज इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड का आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद में आपको पता है कि स्पीड इसकी काफी सुपर फास्ट स्पीड है वर्तमान समय के कंप्यूटर्स की, और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जो इस पीढ़ी को बनाती है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और ये सब किसकी देन है, ये इसी पीढ़ी की देन है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक होता है खत्म, जो कि काफी महत्वपूर्ण भी था। आपको पता है कि राजस्थान सरकार जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है व्यावसायिक शिक्षा, उसको काफी हद तक सीरियस तरीके से बच्चों को पढ़ाने के लिए जागरूक है। तो उसी के लिए डिजिटल एजुकेशन इज अ मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर इफेक्टिव वे टू टीच टू द स्टूडेंट्स। तो इसके लिए भी आपको ये तैयार रहना आवश्यक होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। नेक्स्ट टॉपिक में जो कि होने वाला है आपको व्यावसायिक शिक्षा लेवल सेकंड से, जो कि क्लास 10th का भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।